कल्पना कीजिए कि किसी इंसान का सबसे वफादार दोस्त और उसका सबसे खतरनाक, सबसे शातिर दुश्मन दोनों बिल्कुल एक ही जगह रहते हों। ये सच में सोचने वाली बात है। मतलब वे किसी किले के बाहर, किसी सरहद पर या किसी दूर देश में नहीं, बल्कि सीधे उस इंसान के अपने सिर के भीतर मौजूद हों। बिल्कुल। और इंसान बाहरी दुनिया के खतरों से बचने के लिए क्या कुछ नहीं करता है ना? हाँ, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करते हैं, सुरक्षा के इंतजाम करते हैं, तरह तरह के बचाव के तरीके अपनाते हैं। सही कहा। ऐसा लगता है कि अगर बाहर सब कुछ सुरक्षित है तो भीतर भी सब ठीक ही होगा। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में या इस डीप डाइव में हम कुछ ऐसा खंगालने वाले हैं जो इस पूरी धारणा को पलट कर रख देता है। मैं ये स्रोत सामग्री पढ़ रही थी और ये दिमाग घुमा देने वाला है। ये सच में एक ऐसा विषय है जो इंसान को अपनी ही मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि हम उस चीज से कैसे लड़ें या उसे कैसे समझें जो हम खुद हैं। बिल्कुल। आज हम जिस स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं वो इसी आंतरिक संरचना की परतें खोलता है। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो प्राचीन दार्शनिक ज्ञान और एकदम आधुनिक मस्तिष्क विज्ञान, मतलब न्यूरोसाइंस को आमने सामने ला खड़ा करती है। हाँ, दोनों का ये मिलन बहुत ही दिलचस्प है। हमारा उद्देश्य आज ये समझना है कि कैसे हमारे विचार सिर्फ हवा में उड़ने वाले कोई अदृश्य ख्याल भर नहीं है। वे बहुत वास्तविक हैं। बिल्कुल, वे असल में ईंट और गारे की तरह काम करते हैं जो हमारे मस्तिष्क के भौतिक ढांचे को, उसकी तारों को या कहें तो वायरिंग को हर पल बदल रहे हैं। सही कहा। हम अक्सर बाहरी दुनिया की चुनौतियों से लड़ने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, जबकि असली युद्ध हमारे अपने दिमाग के भीतर लड़ा जा रहा होता है ना? और ये जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए किसी आहा मोमेंट से कम नहीं है जो कुछ नया सीखना चाहता है। और इस आंतरिक युद्ध की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें विचार केवल मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक अनुभव नहीं रह जाते। मतलब उनका कोई ठोस वजूद होता है। बिल्कुल। विचारों का एक पूरा जैविक और भौतिक अस्तित्व होता है। जब कोई विचार जन्म लेता है तो मस्तिष्क के भीतर सचमुच न्यूरॉन सक्रिय होते हैं और मस्तिष्क की संरचना उसी पल बदलना शुरू हो जाती है। तो चलिए इसे बिल्कुल जड़ से समझना शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। शुरू से देखते हैं। हमारी स्रोत सामग्री में एक बहुत ही शक्तिशाली ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संदर्भ दिया गया है। भगवद गीता का वो मशहूर प्रसंग जहां युद्ध के मैदान में अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके हैं। वो बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण है। उनके सामने कोई शारीरिक चुनौती नहीं है, लेकिन उनका मन उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। वहीं पर भगवान कृष्ण का वो सदियों पुराना कथन आता है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। ये बहुत गहरी बात है ना? सदियों से लोग इसे एक बहुत ही सुंदर दार्शनिक या आध्यात्मिक विचार मानते आए हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर हम आज के आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से न्यूरोप्लास्टिसिटी के नजरिए से देखें, तो क्या विज्ञान इस प्राचीन बात की पुष्टि करता है? बल्कि यह बहुत विस्तार से समझाता है कि ऐसा भौतिक रूप से कैसे होता है। अच्छा, मतलब इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? बिल्कुल है। न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसे हिप का नियम या हिब्स लॉ कहा जाता है। हिप का नियम, ये क्या कहता है? इसका सरल सा अर्थ है कि जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वे एक साथ वायर हो जाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का पूरा आधार यही है। तो जो एक साथ सक्रिय होते हैं वो जुड़ जाते हैं। हाँ, पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि बचपन के बाद इंसान का दिमाग एक पकी हुई मिट्टी के बर्तन की तरह हो जाता है जो फिर बदल नहीं सकता। जो एक बार बन गया सो बन गया। बिल्कुल। लेकिन अब हम जानते हैं कि मस्तिष्क एक बहती हुई नदी या गीली मिट्टी की तरह है। अच्छा? जब भी कोई विचार आता है तो दिमाग के भीतर मौजूद अरबों न्यूरॉन्स में से कुछ सक्रिय होते हैं। अगर वही विचार बार बार दोहराया जाए तो वे न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर एक पक्का रास्ता बना लेते हैं। अरे, ये तो बिल्कुल एक घने जंगल में बनी पगडंडी की तरह लगता है। हाँ, ये उपमा बहुत सटीक है। जैसे मान लीजिए एक ऐसा जंगल है जहां भी कोई रास्ता नहीं है। जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी नई दिशा में चलने की कोशिश करता है तो बहुत मुश्किल होती है। झाड़ियां पैरों में उलझती हैं। बिल्कुल, कांटे चुभते हैं और हर कदम पर बहुत ऊर्जा खर्च होती है। सही कहा। लेकिन अगर वो हार ना माने और उसी रास्ते पर रोज चलने लगे तो धीरे धीरे घास दब जाती है, झाड़ियां हट जाती हैं और रास्ता साफ हो जाता है। हाँ, कुछ समय बाद वहां एक साफ चौड़ी पगडंडी बन जाती है
और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उस पगडंडी पर चलने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता, कदम अपने आप उठने लगते हैं। बिल्कुल। और जीव विज्ञान की भाषा में इस पगडंडी को पक्का करने की प्रक्रिया को माइलिनेशन कहते हैं। माइलिनेशन, ये कैसे काम करता है? जब एक ही विचार या व्यवहार बार बार होता है तो मस्तिष्क उस न्यूरल पाथवे यानी उस रास्ते के चारों ओर माइलिन नाम के एक फैटी पदार्थ की परत चढ़ाना शुरू कर देता है। अच्छा, एक फैटी पदार्थ। हाँ, ये बिल्कुल बिजली के तारों पर लगे प्लास्टिक कवर की तरह काम करता है, ताकि करंट बाहर न जाए। बिल्कुल। जिस रास्ते पर ज्यादा माइलिन चढ़ जाता है वहां से विचारों के सिग्नल 100 गुना ज्यादा तेजी से गुजरते हैं। 100 गुना? हाँ, ये तो बहुत तेज है। हाँ, मस्तिष्क मूल रूप से ऊर्जा बचाना चाहता है, इसलिए जो काम या विचार बार बार होते हैं मस्तिष्क उन्हें ये सुपर हाईवे देकर हमारी डिफॉल्ट सेटिंग बना देता है। तो अगर हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए लगातार ये पगडंडियां बना रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि इंसान हर पल अपने दिमाग की बनावट खुद तय कर रहा है। बिल्कुल, वो खुद ही अपने मस्तिष्क का इंजीनियर है। लेकिन परेशानी ये है कि ज्यादातर लोग ये इंजीनियरिंग गहरी नींद में कर रहे हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि वे किन रास्तों को पक्का कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है। यहीं से स्रोत का वो अगला हिस्सा जुड़ता है जहां शत्रु मन के निर्माण की बात की गई है। अदल उसी पगडंडी वाले उदाहरण को ही लें तो तब क्या होगा जब कोई इंसान अनजाने में एक बहुत ही खतरनाक और गलत पगडंडी पर बार बार चलने लगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत में उस आम नकारात्मक विचार का जिक्र है जो अक्सर कई लोगों को घेर लेता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, जब कोई व्यक्ति बार बार ये सोचता है कि मैं कमजोर हूँ तो उसका मस्तिष्क इस बात का विश्लेषण नहीं करता कि ये विचार उसके भविष्य के लिए अच्छा है या बुरा। मतलब दिमाग जज नहीं करता? बिल्कुल नहीं। मस्तिष्क का काम सही या गलत तय करना नहीं है, उसका काम सिर्फ उस विचार को मजबूत करना है जो बार बार आ रहा है। इसलिए वो उस मैं कमजोर हूं वाले रास्ते पर माइलिन की परत चढ़ाकर उसे एक पक्का हाईवे बना देता है। अरे बाप रे! और इसके साथ ही मस्तिष्क में सिनेप्टिक प्रूनिंग नाम की एक और प्रक्रिया चल रही होती है। सिनेप्टिक प्रूनिंग, ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो इस्तेमाल नहीं होता उसे मिटा दो। अच्छा। यानी जो रास्ते इस्तेमाल नहीं हो रहे दिमाग उन्हें काटकर अलग कर देता है। बिल्कुल। आत्मविश्वास, साहस या समस्या सुलझाने वाले जो रास्ते इस्तेमाल नहीं हो रहे मस्तिष्क उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये तो बहुत डरावना है। हाँ, अंततः दिमाग की वायरिंग ही ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को हर नई चुनौती या नई स्थिति में सिर्फ और सिर्फ अपनी कमजोरी ही दिखाई देती है। उसका अपना दिमाग उसके लिए एक दीवार बन जाता है। बाहरी दुनिया से लड़ने से पहले ही वो अंदर से हार जाता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं तो ये सीधा सीधा वही पॉजिटिव थिंकिंग वाला ज्ञान लगता है जिसे अक्सर लोग सिर्फ बातें मानकर खारिज कर देते हैं। मैं समझ रहा हूँ ये सवाल क्यों उठ रहा है। क्योंकि एक आम धारणा है कि अरे सिर्फ अच्छा सोचने या मैं कर सकता हूँ बोलने से क्या होता है, असल जिंदगी में तो बाहरी चुनौतियां होती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। सही कहा, ये एक बहुत आम सोच है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या विज्ञान सच में ये साबित करता है कि सिर्फ विचार किसी के दिमाग को भौतिक रूप से पंगु बना सकते हैं? क्या ये केवल प्रेरणा या मोटिवेशन की कमी का मामला नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब संदेह है, लेकिन विज्ञान यहाँ बहुत स्पष्ट है कि ये कतई सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग या मोटिवेशन का मामला नहीं है। अच्छा। ये मस्तिष्क के काम करने की वास्तविक और भौतिक प्रक्रिया है। जब किसी के मन में ये पक्का विचार होता है कि मैं नहीं कर सकता या वो खुद को कमजोर मानता है तो उसका मस्तिष्क हर नई चुनौती को एक जानलेवा खतरे के रूप में देखने लगता है। एक खतरे के रूप? हाँ, और इस खतरे के एहसास से शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन भारी मात्रा में रिलीज होता है। कॉर्टिसोल? बिल्कुल। कॉर्टिसोल का मुख्य काम इंसान को जीवित रखना है, इसलिए ये क्या करता है, ये मस्तिष्क के उस हिस्से से रक्त का प्रवाह खींच लेता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स? यही वो हिस्सा है जो तर्क करता है ना? बिल्कुल सही है, जो नई चीजें सीखता है, मुश्किल सवालों को हल करता है और भविष्य की योजनाएं बनाता है। तो वहां से खून कम हो जाता है? हाँ, कॉर्टिसोल वहां से खून खींचकर सारा ध्यान और ऊर्जा एमिगडेला की तरफ भेज देता है जो दिमाग का अलार्म सिस्टम या डर का केंद्र है। बाप रे! यानी जिस समय किसी इंसान को सबसे ज्यादा सोचने, समझने और शांत रहने की जरूरत होती है उसका दिमाग भौतिक रूप से उसे ऐसा करने से रोक देता है। सटीक बात। उस समय दिमाग का तार्किक हिस्सा सचमुच ऑफलाइन हो जाता है।
ऑफलाइन हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, इंसान की क्षमता कम नहीं हुई है, लेकिन उसकी अपनी ही पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग ने उसके संसाधनों को गलत जगह मोड़ दिया है। नकारात्मक विचार शारीरिक रूप से प्रदर्शन को रोक देते हैं। ये कोई मनोवैज्ञानिक भ्रम नहीं है। यहीं पर स्रोत में दिया गया वो वास्तविक जीवन का उदाहरण बहुत प्रासंगिक हो जाता है। हाँ, वो छात्र वाला उदाहरण। बिल्कुल। जो बात हमने अभी कॉर्टिसोल और एमिग्डाला के बारे में की, उसे एक छात्र के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। मान लीजिए एक छात्र है जो किसी बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में बार बार फेल हो रहा है। वो मेहनत भी करता है, लेकिन परीक्षा के दिन कुछ ऐसा होता है कि सब गड़बड़ हो जाता है। चलिए उस छात्र के उदाहरण को इसी विज्ञान के चश्मे से देखते हैं। वो परीक्षा हॉल में बैठा है, प्रश्न पत्र उसके सामने आता है। तनाव का क्षण। बिल्कुल। अब अगर उसके दिमाग में वो पुरानी शत्रु वाली पगडंडी पक्की है, तो जैसे ही वो एक मुश्किल सवाल देखेगा, उसका दिमाग कहेगा मैं ये नहीं कर सकता, मैं हमेशा फेल होता हूं। और फिर कॉर्टिसोल रिलीज होगा। हाँ, तुरंत कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ेगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शटडाउन हो जाएगा और उसे ऐसा लगेगा जैसे उसका दिमाग सुन पड़ गया है। ब्लैकआउट हो जाना जैसे कहते हैं। बिल्कुल। जो चीजें उसे घर पर बहुत अच्छी तरह याद थीं, वे परीक्षा हॉल में अचानक गायब हो जाएंगी। और फिर इसका दूसरा पहलू भी है। अगर उसी छात्र ने अपनी असफलता को एक अलग नजरिए से देखा होता, अगर उसने पहले की असफलताओं के बाद सचेत रूप से ये पगडंडी बनाई होती कि हाँ, मैं पिछली बार फेल हुआ था, लेकिन मैं अभ्यास से सुधार कर सकता हूँ, सही दिशा में सोचना, हाँ मैं सीख सकता हूँ, तो फिर परीक्षा हॉल में क्या अलग होता? तब उसका मस्तिष्क इस चुनौती को खतरे की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता। अच्छा। कॉर्टिसोल की जगह उसका मस्तिष्क डोपामाइन रिलीज करता, जो ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। डोपामाइन जो एक फील गुड हार्मोन है। बिल्कुल। इसके साथ ही जब इंसान सीखने के लिए तैयार होता है, तो मस्तिष्क में एक विशेष प्रोटीन रिलीज होता है जिसे BDNF कहते हैं। BDNF, इसका पूरा नाम क्या है? ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। न्यूरोसाइंटिस्ट अक्सर BDNF को दिमाग के लिए खाद या फर्टिलाइजर कहते हैं। दिमाग के लिए खाद, ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये मस्तिष्क को नए कनेक्शन बनाने, नई चीजें सीखने और पुरानी जानकारियों को याद रखने में भौतिक रूप से मदद करता है। इस स्थिति में उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी क्षमता से काम कर रहा होता। यहाँ उसका अपना मन, उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम, उसका मित्र बन गया है। इस बात को समझना सच में किसी आहा पल से कम नहीं है। ये एक बड़ी इंसाइट है कि जब दो अलग अलग लोग बिल्कुल एक समान परिस्थिति में होते हैं, मान लीजिए दोनों एक ही मुश्किल परीक्षा दे रहे हैं या एक ही तरह के आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, परिस्थितियां बिल्कुल समान है। हाँ। तो उनमें से एक की जीत और दूसरे की हार का असली कारण वो बाहरी परिस्थिति नहीं होती। परिस्थितियां तो दोनों के लिए समान है। हाँ। असली फर्क उनके माइंड की प्रोग्रामिंग में होता है। बिल्कुल सही। एक का दिमाग शटडाउन हो रहा है और दूसरे का दिमाग नए रास्ते खोज रहा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। कैसे? इंसान अक्सर अपनी असफलताओं का पूरा दोष अपनी परिस्थितियों, समाज या अपनी किस्मत पर मरने का अभ्यस्त होता है। हाँ, ये तो हम सब करते हैं। लेकिन ये आधुनिक विज्ञान और भगवद गीता का वो प्राचीन श्लोक दोनों एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सबसे बड़ा निर्धारक तत्व बाहर नहीं, भीतर है। बाहरी परिस्थिति तो बस एक कैनवस की तरह है, असली चित्र तो इंसान का अपना मन बनाता है। ये जानकारी किसी के लिए भी बहुत मुक्तिदायक हो सकती है। लिबरेटिंग है। बिल्कुल। ये इस बात का प्रमाण है कि इंसान की कमजोरियां, उसकी असफलताएं या उसका डल कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वे सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग के वर्तमान वायरिंग का नतीजा है। और वायरिंग को बदला जा सकता है। बिल्कुल। अगर ये सिर्फ एक वायरिंग है तो इसे बदला जा सकता है। जानबूझकर उस पुरानी नकारात्मक पगडंडी को छोड़ा जा सकता है और BDNF की मदद से एक नई पगडंडी का निर्माण किया जा सकता है। और यही हमें इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक लाता है, आंतरिक संघर्ष से महारत तक का सफर। हाँ, कि इसे असल में किया कैसे जाए। हम इस शत्रु मन को मित्र में कैसे बदलें। स्रोत का अंतिम निष्कर्ष इस बात पर बहुत जोर देता है कि मन को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दबाना नहीं चाहिए। हाँ, बल्कि उसे एक सही दिशा देने की जरूरत होती है। यह बिंदु बहुत गहरा है और इसे समझने के लिए मैं एक प्राकृतिक उपमा का सहारा लेना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए एक बहुत विशाल और उफनती हुए नदी है। अगर कोई उस नदी के तेज बहाव को देखकर डर जाए और उसके पानी को रोकने के लिए ठीक बीच में एक बड़ी सी दीवार या बांध बनाने की कोशिश करे, तो क्या होगा? वो बांध टूट जाएगा। बिल्कुल।
वह पानी थोड़ी देर रुकेगा, उसका दबाव बढ़ेगा और अंततः वह उस बांध को तोड़कर सब कुछ तबाह कर देगा। नदी के पानी को दबाया नहीं जा सकता। सही बात है। लेकिन इसके बजाय अगर कोई समझदारी से काम ले और उस पानी को रोकने की कोशिश करने के बजाय वहां कुछ नहरें बना दे, पानी को रास्ता दे दे। हाँ, उन नहरों के जरिए उस पानी के बहाव को एक नई दिशा दे दे, तो वही नदी जो पहले तबाही ला सकती थी, अब खेतों को सींचने वाली ऊर्जा और जीवन का एक बड़ा स्रोत बन जाती है। ये नदी और नहर का उदाहरण पूरी तरह से मस्तिष्क के काम करने के तरीके को दर्शाता है। अच्छा, मनोविज्ञान भी यही कहता है। हाँ, मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस में ये एक स्थापित तथ्य है कि इंसान जिस चीज का विरोध करता है या जिसे दबाने की कोशिश करता है, मस्तिष्क उसे और अधिक महत्व देने लगता है। मतलब जिस बात को मत सोचो, दिमाग वही सोचता है। बिल्कुल। जब वो नकारात्मक विचार आता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो अगर कोई खुद से ये लड़ना शुरू कर दे कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, तो असल में वो उसी नकारात्मक पगडंडी पर और ज्यादा ध्यान दे रहा है। अरे हाँ, वो उस न्यूरल पाथवे को और सक्रिय कर रहा है। मन को दिशा देने का मतलब है सचेत रूप से एक नई नहर खोदना, नई दिशा देना। जब वो नकारात्मक विचार आए तो उसे रोकने के बजाय बस एक नया विचार उसके साथ जोड़ दें कि मैं अभी इस काम में कुशल नहीं हूं, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं। मतलब वो उस ऊर्जा को एक नई दिशा में मोड़ रहा है, बिना पुराने विचार से लड़े। बिल्कुल सही। और न्यूरोप्लास्टिसिटी के नियम के अनुसार जब व्यक्ति बार बार इस नई दिशा में विचार बीजना शुरू करता है, तो पुरानी पगडंडी पर चलना बंद हो जाता है। मस्तिष्क की वो सिनेप्टिक प्रूनिंग की प्रक्रिया पुरानी पगडंडी को घास फूस से ढक देती है, उसे मिटा देती है, क्योंकि उसका इस्तेमाल होना बंद हो गया है और नया रास्ता पक्का हो जाता है। हाँ, जो नया रास्ता है, सीखने वाला रास्ता, वो नया सुपर हाईवे बन जाता है। इस तरह एक शत्रु मन एक पक्के मित्र में तब्दील हो जाता है। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा से जो तस्वीर उभर कर सामने आती है, वो स्पष्ट भी है और बेहद शक्तिशाली भी। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे भगवद गीता का वो प्राचीन ज्ञान कि मन हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु दोनों है, आज के न्यूरोप्लास्टिसिटी के आधुनिक विज्ञान से पूरी तरह मेल खाता है। सही कहा। हमारा मस्तिष्क हर दिन, हर सेकंड हमारे ही विचारों के अनुसार खुद को आकार दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नकारात्मकता का चक्र हावी होता है, तो ये सिर्फ एक बुरी सोच नहीं है, ये मस्तिष्क के भीतर एक भौतिक रुकावट, एक वास्तविक दीवार पैदा कर देता है। कोर्टिसोल के जरिए। हाँ, कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स सोचने की क्षमता को रोक देते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बाहरी स्थिति नहीं, बल्कि दिमाग की ये आंतरिक प्रोग्रामिंग ही अंतिम परिणाम तय करती है। और इस प्रोग्रामिंग को बदलने का तरीका मन से लड़ना या उसे दबाना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को नई दिशा देना है। नई नहरें बनाना। बिल्कुल। मैं नहीं कर सकता को मैं सीख सकता हूं मैं बदलना सिर्फ खुद को सांत्वना देना नहीं है, ये दिमाग की वायरिंग बदलने का एक पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीका है। यह एकदम सटीक निष्कर्ष है। और ये जानकारी हर उस इंसान के लिए बहुत प्रासंगिक है जो जीवन के किसी भी मोर्चे पर संघर्ष कर रहा है, चाहे वो कोई पेशेवर चुनौती हो, पढ़ाई हो या कोई व्यक्तिगत लड़ाई। हाँ, ये सबके लिए लागू होता है। ये समझना कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों बनने की पूरी क्षमता रखता है, ये अधिकार वापस हमारे अपने हाथों में दे देता है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे हर दिन पूरी जागरूकता के साथ निभाना होता है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया चर्चा रही। लेकिन जाने से पहले स्रोत सामग्री के इसी दर्शन से जुड़ा एक ऐसा विचार है जिस पर सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आज जब दिन खत्म होगा, जब सारी दुनिया का शोर शांत हो जाएगा और हर कोई अपने विचारों के साथ बिल्कुल अकेला होगा, तो खुद के भीतर झांक कर ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। वो सवाल क्या है? आज दिन भर में जिन विचारों ने दिमाग में अपनी जगह बनाई है, जिस पगडंडी पर आज दिन भर चला गया है, क्या वे विचार कल सुबह एक मित्र बनकर उठेंगे या एक शत्रु बनकर? ये वास्तव में एक बहुत ही गहरा सवाल है, सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और अपने मन की दिशा के प्रति हमेशा जागरूक रहें।